प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होता है पानी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। लेकिन क्या होगा जब इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ा दी जाएगी? हेलो गाइस, मैं हूं कुणाल और आज हम जानेंगे यूट्रोफिकेशन के बारे में। यूजुअली प्लांट्स को सभी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से मिलते हैं, लेकिन जब मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती है तो किसान और कई सारे लोग खेतों और गार्डन्स को हरा भरा रखने के लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र्स में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कोई कमी नहीं होती। ये फर्टिलाइज़र्स कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मिट्टी की क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। पौधे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में है वो बारिश की वजह से पानी में बहकर आसपास के नदी, तालाब, यहाँ तक कि समुंदर में भी पहुँच जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से पानी में मौजूद प्लांट्स, अलगी, फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इस एल्गी की रैपिड ग्रोथ को एल्गल ब्लूम कहा जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो नेचर के लिए अच्छी बात है, लेकिन नहीं। ये एल्गी पानी के ऊपर एक लेयर बना देते हैं जिसे शैवाल कहा जाता है। इस एल्गी लेयर के कारण सूरज की रोशनी पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से पानी के अंदर मौजूद प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना खाना बनाने की प्रोसेस नहीं कर पाते। तो ये प्लांट्स इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सारी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। असली प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब पानी में मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं। तब वो वाटर बॉडी, जो कि तालाब या कोई और है, वो ज़्यादा मात्रा में लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण एल्गी और छोटे छोटे प्लांट्स मरने लगते हैं। फिर इन पानी में मरे हुए प्लांट्स और एल्गी की डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू होती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, जिसके कारण पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की लेवल कम होने लगती है। इससे पानी में मौजूद फिश और एक्वेटिक एनिमल्स की मौत होती है। फिर इनकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू होती है और पानी में ऑक्सीजन की लेवल और कम होती है। ये लूप तब तक चलता है जब तक वाटर बॉडी पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए। ये रिकवरी का टाइम पानी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स, ऑक्सीजन की लेवल और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस पूरी प्रोसेस को ही यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन को बढ़ाने में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंडस्ट्री और घरों का पानी बिना फिल्टर किए नदियों में छोड़ देना। दूसरा, एनिमल्स जैसे कि गाय और भैंसों का जो खाना मार्केट में मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कई बार लोग इनका ये बचा हुआ खाना ऐसे ही नदियों और तालाबों में फेंक देते हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमें यूट्रोफिकेशन के कई सारे डेंजरस इफ़ेक्ट देखने मिल रहे हैं, जैसे कि एल्गी ब्लूम पानी में अगर कोई स्विमिंग करता है तो उसे स्किन रैशेस के साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। दूसरा, यूट्रोफिकेशन के कारण कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स की मौत होती है, जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी कम हो रही। तो अब पॉइंट ये आता है कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है। ऐसे फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रेट्स बहुत कम होता है। दूसरा, एनिमल्स का जो खाना है वो कभी भी पानी में नहीं फेंकना चाहिए। और तीसरा, घरों के जो कचरा है वो नदी या तालाबों में फेंकना नहीं चाहिए। इस कचरे में बहुत बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो यूट्रोफिकेशन बढ़ा देती है। ओके गाइस, तो हमने आज देखा कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये क्यों बढ़ता है, इससे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है
और हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। सो विद दैट नोट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।